बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे साथ हैं विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और राहुल महाजन जी। थोड़ा क्रम बदल गया है खड़े होने का, बाकी वही है। विचार तो नहीं बदल जाएंगे सर पोडियम के साथ में। विजय जी की जगह संगीत जी आ गए, हर्षवर्धन जी की जगह विजय जी चले गए, रागी जी की जगह राहुल जी आ गए। मैं हमेशा राइट रहा हूँ। चलिए ठीक है। अब बात पहले बंगाल की बात कर रहे हैं। आज थोड़ा डीप डाइव हो रही है सारे डेटा के अंदर और क्या सारे लोग दावे कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक रिकैप। अमित शाह ने आप पहले फेज की वोटिंग के बाद दावा किया कि हम 152 में से 110 सीटें पहले चरण में ही जीत रहे हैं और हमारी सरकार कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बनना तय है। उन्होंने कहा मुझे तो सुनामी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने भी यह कहा कि अब ममता राज का अंत जो है वो सुनिश्चित कर दिया है पहले चरण के बाद मतदाताओं ने। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी ने कल अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पदयात्रा निकाली, एक पैदल मार्च किया। उनका कैंपेन का यही स्टाइल है। तो ये उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तस्वीर है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सारा फोकस सेकंड फेज पर आ चुका है और वो कल आज उनकी 2 रैलियां हैं। उसके अलावा कल उन्होंने एक बोट राइड भी किया। कल वो बेलूर मठ वहां भी गए थे वो। तो अब सब दूसरे चरण की 142 सीटों पर सबका ध्यान आ चुका है, जिसमें ममता जी की अपनी सीट भी है। अब यहां क्या होगा, तो कुछ डेटा आपको मैं दे रहा हूं। बैटल ऑफ बंगाल का सेकंड फेज में बंगाल की लड़ाई एक्चुअली ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा कड़ी होगी, क्योंकि 2021 विधानसभा चुनाव के नतीजों को अगर देखें तो बीजेपी के पास इन 142 में से इन सीटों पर केवल 12.67% वोट मिला था। टोटल कितना उसका वोट था? 38%। इन 142 सीटों पर कितना वोट पड़ा था? सीट है ये 12% सीट है। 12% सीट है टोटल वाली सीट। 12% सीटें मिली थी, टोटल का 18। हाँ। टीएमसी के पास 86.61% सीट थी। मतलब टीएमसी का सेकंड फेज में अपर हैंड बिल्कुल है। और अगर टीएमसी को अपना वोट बैंक और सरकार इंटैक्ट रखनी है तो ये उसको उसी तरीके से जीतना पड़ेगा। सेकंड फेज में अगर हम रीजन वाइज बात करें तो इसमें 2 मोटे मोटे रीजन है, साउथ बंगाल और ग्रेटर कोलकाता। साउथ बंगाल में टोटल 107 सीटें हैं, जिसमें से 18 सीटों पर बीजेपी जीती थी और 89 सीटें टीएमसी को मिली थी। ग्रेटर कोलकाता में टीएमसी इतनी मजबूत है कि वहां 35 में से 34 सीटें टीएमसी जीती, 1 सीट केवल एक अन्य के खाते में गई थी। यहां तो बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था। तो यही बात ब्रेक से पहले हो भी रही थी और विजय जी इस बात को कह रहे थे कि ये दूसरे चरण का खेल जो है दरअसल ये तय करेगा कि बीजेपी क्या वाकई परिवर्तन ला पा रही है या नहीं ला पा रही है। वो सारा नंबर्स जो है वो आपकी स्क्रीन पर हो। जो मैं कंफ्यूजन में वोट आपको बता रहा था वो परसेंटेज ऑफ सीट्स, ये परसेंटेज ऑफ सीट्स की बात है। तो ओवरऑल 142 में 18 सीटें मात्र बीजेपी को इसमें मिली थी। अब इसको आप दुगना कर दें, तिगना कर 3 गुना भी कर देंगे तो 51 सीटें, लेकिन तब भी 100 सीटों के करीब चाहिए पहले फेज में बीजेपी को। अगर सेकंड फेज में 3 गुना सीटें भी जीत जाती है तो। और वो वैसे इलाके हैं, खासकर जैसे ग्रेटर कोलकाता आपने देखा, जहां खाता ही नहीं है 34-35 सीट में एक भी सीट नहीं है बीजेपी के पास। तो मतलब सामने वाला वहां पर इतना मजबूत है। फिर यह काम कैसे होगा? फिर मैं बीजेपी के एक नेता की बात आपको सुना रहा हूं, दिलीप घोष की बात। दिलीप घोष का कहना है कि इस बार ममता बनर्जी अपने सबसे बड़े स्ट्रांग होल्ड में हारेंगी। उनको कोलकाता में झटका लगेगा। क्यों? दिलीप घोष का दावा है कि एसआईआर के दौरान कोलकाता रीजन में सबसे ज्यादा वोट कटे जो फर्जी वोट थे और इसी की बदौलत ममता बनर्जी यहां पर एक तरफा जीतती थी। इस बार वो फर्जी वोट ममता बनर्जी को बचाने के लिए मौजूद नहीं है। कोलकाता आसपास और बांग्लादेश बॉर्डर के जो सीट्स है उसमें देखिए एसआईआर में सबसे ज़्यादा नाम कटा है। क्यों? ये ज़्यादातर फर्जी नाम थे या तो बांग्लादेशी नाम थे। बहुत लोगों ने पेपर भी जमा किया था, फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए वो नाम कटा है। और ममता बनर्जी की पार्टी इसी फर्जी वोट से जीत के आती थी। अब वो वोट नहीं रहेगा और इसीलिए वहाँ इस फर्जी वोटों में फॉल्स वोटिंग होती थी, ये भी उनको सुविधा नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी नंदीग्राम आई तो वहाँ हार गई। क्यों? मात्र 10,000 वोट वहाँ कटा इस बार, डेथ वोट। और भवानीपुर में फॉर्म फिलअप में 45,000 वोट कट गया था, बाद में और कटा है। तो यही सब वोटिंग में फॉल्स वोट करके वो लोग जीतते हैं। अब वो सुविधा नहीं मिलेगा। अगर फैक्ट पे जाएंगे तो उनकी ये बात ठीक है कि इस रीजन में सबसे ज्यादा वोट कटे, मतलब कोलकाता रीजन में और बॉर्डर जो एरियाज हैं वहां सबसे ज्यादा वोट एसआईआर के अंदर कटे हैं। लेकिन क्या और भवानीपुर में ममता बनर्जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सच में 45,000 वोट कटे हैं? और वो कम बता रहे हैं क्योंकि वो 45,000 तो वो हैं जो एसआईआर के पहले चरण में कट गए थे।
उसके बाद डाउटफुल वोटर वाला जो भी हिस्सा है। कैटेगरी है, उसमें से भी बहुत सारे वोट ममता बनर्जी की अपनी सीट पर वो डाउटफुल कैटेगरी में आकर वो लोग भी वोट नहीं डाल पाएंगे। तो उस एक सीट को छोड़ दें, वो इलाका जहां 35 में 34 सीट टीएमसी जीतती हो, वहां बीजेपी जो है रिवर्स मतलब बीजेपी अपर हैंड ले लेगी, एज ले लेगी। क्या एसआईआर से इतना मुमकिन है? एक बार विजय जी, जो दिलीप घोष ने कहा। मुझे लगता है, मैं कह रहा हूँ ना कि मेरा मानना यह है कि यदि बंगाल ने बदलाव तय कर लिया तब तो मुमकिन है। एसआईआर का बड़ा असर होगा। आप सोचिए 2021 में करीब 68,000 वोटों से जीती थी ममता जी वहाँ, और उसमें से 58,000 से, और 50,000 वोट कट गए इस बार उसमें से। वो मान लीजिए सारे ना भी हों, 40,000 वोट भी हों, तो एक बड़ी मुश्किल हो गई है। और दूसरा, लोकसभा चुनाव में वो लीड बहुत कम हो गई थी, 8,000 वोटों की ममता जी के लिए। तो भवानीपुर भी कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन ये जो पूरी 142 सीटें हैं, ये तभी बदल सकती हैं जब बंगाल की जनता तय कर ले कि वो बदलाव लाना चाहती है और इस सरकार को हटाना चाहती है। इसके अलावा कोई बड़े कारण मिलकर इतना बड़ा बदलाव नहीं कर सकते इस वाले फेज में। कम से कम एसआईआर का बहुत असर हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा असर नहीं। 87% सीटें, वही कह रहा हूं ना, तो इसलिए वो तभी हो सकता है कि जब तय कर लिया जाए कि नहीं, ये सरकार नहीं रहनी। अब जो अमित शाह जी कह रहे थे, अगर सुनामी है तो फिर वो यहाँ चाहिए जहां जरूरत है उस सुनामी की। सर, अमित शाह जी का स्टेटमेंट है, असेसमेंट नहीं है। असेसमेंट नहीं है, स्टेटमेंट है। असेसमेंट भी नहीं मानते। असेसमेंट को और स्टेटमेंट को फर्क है, लेकिन आप कह रहे हैं वो असेसमेंट नहीं है उनका, वो स्टेटमेंट है। नहीं, अमित शाह जी ने तो 200 सीट भी कही थी 2021 में। प्रोफेसर साहब अकेले पड़ गए। नहीं, मैं अकेला नहीं। विजय जी की बातों का मैं सम्मान करता हूँ। कई बार स्टेटमेंट से ही शुरू होता है, प्रेमाइस तो हमेशा स्टेटमेंट से ही शुरू होता है ना। वो कन्वर्ट जब कर जाता है रियलिटी में, 2014 में कन्वर्ट कर गया था, 2019 में कन्वर्ट कर गया था, और कभी कभी जो हम कहते हैं कि एक आध बार एक्सेप्शन भी हो जाता, 2024 में नहीं वो कन्वर्ट कर पाया। ये खास तौर पे जो अब रही मुद्दे जो पढ़ा लिखा संभ्रांत वर्ग है बंगाल का, वही नहीं वोट करता। देखिए, दो हिस्सों में इसको बांट दीजिए। एक तो ग्रेटर कलकत्ता वाली बात बांट लीजिए, और साउथ बंगाल, दो हिस्सों में इसको बांट लीजिए। जो साउथ बंगाल की जो जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनको आप देखेंगे तो बाई एंड लार्ज सेमी अर्बन और रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। जहां पर वहां एक तो मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा है वहां पर, और फिर जो है वो अर्बन इलाके में भारतीय जनता पार्टी बेहतर करती है, और रूरल बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी उतना अच्छा नहीं करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर उनका प्रेजेंस नहीं है, लेकिन जैसा आप विजय जी ने कहा, एसआईआर बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा है, जो ग्रेटर कलकत्ता में भी काम करेगा और साउथ बंगाल के लिए भी काम करेगा। मैं ये कह सकता हूं कि ये जिस प्रकार से हम फर्स्ट फेज में देख रहे हैं, उस प्रकार की सुनामी नहीं रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 110 के आसपास यदि फर्स्ट पेज में कर लेती है, तो उसको थ्रेशोल्ड पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली 60 सीटें मैनेज कर सकती है इस सेकंड फेज के अंदर भी। 60 बिल्कुल, 18 से बढ़ के 60 हो सकती है। बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ये जिस प्रकार से आप कलकत्ता को आप देख रहे हैं, कलकत्ता की बात नहीं की आपने, ग्रेटर कलकत्ता की मैं तो ममता बनर्जी हार रही है चुनाव। मेरा का तो वोट ही बहुत कट गया, तो वहां सबसे बड़ी वजह यही है। ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं, ये लिख लीजिए यहाँ पे। हाँ, आपके जैसा जो बंगाली प्रोफेसर वर्ग है वो आ जाएगा बीजेपी को वोट देने। मुझे लगता है कि अंतर पड़ा है। आप इसको तंज के तौर पर मत लीजिए। जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ है, घटना घटी है हिंदुओं के साथ, जो एक बंगाली अस्मिता और बंगाल की संस्कृति के बारे में लगता था कि कंपोजिट कल्चर, हम तो ऐसे नहीं हैं। हमें आप किसी भी बंगाली से पूछिए, पहली बार उनको धक्का लगा है। अच्छा। जब उन्होंने देखा है कि किस प्रकार से हिंदुओं को मारा जा रहा है, किस प्रकार से टेंपल से निकाल के पुजारियों को कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी साड़ियां और उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं महिलाओं को, ये असर पड़ा है बंगाल के भद्र मानुष पर भी। और पहली बार उनको महसूस हुआ है। मैं उन बंगालियों की बात नहीं कर रहा हूं जो कॉस्मोपॉलिटन एरियाज में बैठे हुए हैं और अभी भी उसी वो जी रहे हैं, अभी भी उनका लब्बो लुआब वैसा ही है। ऐसे भी प्रोफेसरों को मैं जानता हूं और बड़े वो क्लोज हैं मेरे, और उसी प्रकार की बात करते हैं। अभी कंपोजिट कल्चर सारा कंपोजिट कल्चर का बुर्का जो है ना उतर गया बांग्लादेश के अंदर, और उसका आपको असर जो है
बंगाल चुनाव पर है। सेकंड फेज 142 सीट्स, ग्रेटर कोलकाता रीजन एंड साउथ बंगाल। मैं दो तरह से बात करूंगा कि जैसे विजय जी ने कहा कि अगर जनता ने तय ही कर लिया है कि वो पलटेगी तो फिर तो कोई गणित काम नहीं करता है। दूसरी बात ये है कि क्या सच में SIR का असर पड़ेगा। हम ये मानते हैं कि SIR में लगभग 65% हिंदू वोट कटा, गलत नहीं हो तो मैं, बाकी मुस्लिम वोट कटा। अगर हम ये मानें कि हिंदू जो हैं वो बीजेपी के साथ जाने वाले थे या जा रहे हैं तो हिंदू वोट तो ज़्यादा कट गया SIR में। दूसरी बात ये कि जो ग्रेटर कोलकाता का इलाका है, ना केवल विधानसभा का पिछला चुनाव बल्कि लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी की ग्रेटर कोलकाता में कोई प्रेजेंस दिखाई नहीं दी। ओके, अब ग्रेटर कोलकाता अचानक बदल देगा, विधानसभा भी और लोकसभा क्या ऐसा हो ये आपने जाएगा। last दूसरा कौन सा डेटा दिया? 24 का 2024 का 2024 प्री SIR है ना? प्री SIR। ओके, मैंने Pre-SIR SIR का आपको बोला ना कि 65% प्री SIR एंड प्री बांग्लादेश मेस। हाँ या बांग्लादेश में जो हुआ उससे दूसरा भी पहले। साउथ बंगाल की अगर हम बात करेंगे, साउथ बंगाल माना जाता है TMC का गढ़ है, ये भी माना जाता है कि ऐसा है, लेकिन हाँ, उसमें नादिया है, मैं जो बोला 24 तो परगना वगैरह है। 2019 से अगर आप 2024 के चुनावों को कंपेयर करेंगे लोकसभा के, तो जो 2019 में 40 ऐसी सेगमेंट असेंबली सेगमेंट्स थी जिसमें बीजेपी ने लीड किया था, और 2024 आते आते वो 40 की 40 जो है वो लूज कर गए। इसी कारण 18 से 12 पहुंच गए। तो ये आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सब भी हुआ है। मैं फिर वही कह रहा हूं कि जिन 40 पर वो लीड कर रही थी, वो 40 पर वो दोबारा क्यों नहीं लीड कर सकती है? अरे एक सेकंड, अब मैं आपको ममता जी के बिल्कुल स्टेटमेंट कर वही दिखा मुझे दूं। कारण बताता है। ये बिल्कुल सारी कर चर्चा हो गई, सकती इसमें है। ममता जी की बातें नहीं सुनाई दी आपको। मैं आपको उनके दो स्टेटमेंट दिखाता हूं। एक जो मैंने आपको कहा, कल ममता बनर्जी ने ये कहा कि क्या बीजेपी वाले इतने बड़े बोल रहे हैं, क्या ईवीएम में कुछ फिट कर दिया है? और फिर इसके अलावा दो बातें और थी उनकी जिसमें तेवर थोड़े अलग थे। तो पहले ये जरा ईवीएम वाली बात सुनिए ममता जी की, क्यों कहना पड़ा उनको ये। আপনারা এত মহা কি বলবো, আমি ওনাকে বলছি না, বিজেপি পার্টিটাকে এত মহামূর্খ হন কি করে? তার মানে কি আপনি ইভিএম মেশিনে ফিট করে রেখে দিয়েছেন? তা নাহলে এ কথা আপনি বলেন কি করে? যত ভোট পড়ছে সব আপনার। আর আমি শুনেছি প্রেসের কাছ থেকে, কোনো একটা কমিশনের অফিস থেকে যারা নির্বাচন পরিচালনা করেন খবর খাওয়াচ্ছে 4টে থেকে নাকি গন্ডগোল হবে। তার মানে কি গন্ডগোল করে প্ল্যান করেছেন ইভিএম ছাপ্পা দিয়ে, সিআরপিএফকে দিয়ে ছাপ্পা দিয়ে ইভিএম মেশিন করে দখল করার? বলে না ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, আপনারা যেটাই করবেন সেটাই আপনাদের বিরুদ্ধে যাবে। क्या ममता जी ने कहा कि बीजेपी वाले क्या महामूर्ख लोग हैं कि कह रहे हैं हम इतनी सीटें जीतेंगे, इतने वोट आएंगे, तो क्या इन्होंने ईवीएम में कोई चिप फिट कर दी है, उसमें कुछ फिट कर दिया है। फिर उन्होंने कहा मुझे कमीशन के लोगों से पता चल रहा है 4 बजे के बाद कुछ गड़बड़ होने वाली है, छापा वोट पड़ने वाला है। हमने भी बात की थी ना छापा वोट की, मतलब वो जबरदस्ती वाला वोट जो है, वो बूथ पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब ईवीएम कैप्चर कर लिया आपने, दबाए जाओ बटन, दबाए जाओ बटन। ये उल्टा हो गया है। ये बीजेपी वालों की भाषा होती थी अभी तक। बंगाल में हर आदमी को, मेरे साथ कल वो सज्जन कुमार सेफोलॉजिस्ट है, वो बंगाल काफी घूम के आए, उन्होंने कहा हर आदमी कह रहा है छापा वोट नहीं पड़ेगा तो हो जाएगा, छापा वोट नहीं पड़ेगा तो हो जाएगा। वो छापा वोट ममता बनर्जी के मुंह से निकल रहा है इस बार, और ईवीएम की बात भी आ गई। हमेशा पश्चिम बंगाल में कहा जाता था कि कई ऐसे बूथ होते थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग 4 बजे के बाद बूथ मैनेजर्स वगैरह भाग जाया करते थे। अब वो डर से चार भाग जाया करते थे। वो बात भी कही ये उन्होंने, बात 4 बजे के बाद ममता जी कह रही हैं अभी। ये स्टेटमेंट से क्या सेंस मिला सर जी? ये तो मतलब एक ईवीएम की बात कमजोर कर की स्थिति। देखिए ईवीएम को तो मैं हमेशा ही एक पॉलिटिकल बयान के तौर पर देखता हूँ कि कोई भी पार्टी जब ईवीएम की बात करती है, अभी ईवीएम से ही तो वो 3 चुनाव जीती है ममता जी, लगातार 3 चुनाव वो जीती है, लोकसभा भी जीती है, विधानसभा भी जीती है, तो इसलिए ईवीएम की बातें करना कोई मतलब नहीं है। लेकिन इससे ये मैसेज जरूर कम्युनिकेट होता है कि कहीं वो हार तो नहीं रही, कमजोर तो नहीं पड़ रही। जब आप ईवीएम को लेकर, चुनाव में गड़बड़ी को लेकर, छापा वोट की बात करते हो, तो उससे ये लगता है कि आपके मन में कहीं कोई डर हो रहा है, ऐसा एक मैसेज कम्युनिकेट होता है, ऐसा मुझे लगता है। और ये बात भी ठीक है कि अभी तक तो बीजेपी के लोग ये कहते थे, तो वो भी वही बात थी कि बीजेपी को जब लगता हो कि कमजोर है, जैसे विपक्षी पार्टियां भी करती रहती हैं, जब ईवीएम पर घोटाले की बात करती हैं, तो जब वो हारने की बात मन में लगती हो तो एक कारण लगता है। ऐसा इसमें भी मैसेज होता है, कोई ये अलग से बात कह रही हो। एक स्टेटमेंट उनका मेरे पास वीडियो पे नहीं है क्योंकि ढूंढा हमने, काफी मिला नहीं, लेकिन ये एजेंसी से आया हुआ है, सोर्स भी लिखा है फेसबुक ममता बनर्जी, इस पे ये मैं पढ़ देता हूं आपके लिए।
इसमें उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए काम करने वाले सभी लोगों के नाम लिस्ट में हैं। आप लोगों को उनके भाजपा बैकग्राउंड के आधार पर लाए हैं, उसी हिसाब से अधिकारियों को नियुक्त किया है। याद रखिए, आप में हमें हराने की क्षमता नहीं है। हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। तो कह रही हैं कि वो बंगाल, मतलब आप बाहर से लोग लेकर के आ गए हो, बीजेपी माइंडेड लोगों को। फिर उन्होंने कहा मैं बंगाल में पैदा हुई हूं, मैं बंगाल में ही मरूंगी। बिल्कुल ठीक, ये लेकिन ये बोलने की जरूरत नहीं थी। फिर आगे वो कह रही हैं बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली पे कब्जा करूंगी, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली में भाजपा की बर्बादी चाहिए, भाजपा को दिल्ली से हटाना है, ये मेरा सपना है। मुझे लगता है कि इस जीवन में तो मुझे नहीं लगता है कोई बंगाल में अच्छा है कि अपना जिसे कहते हैं राजनीतिक आत्महत्या कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। दिल्ली अभी बहुत दूर है उनके लिए, न तो उनको राहुल गांधी आने देंगे, न वो राहुल गांधी को आने देना चाहते हैं। एक दूसरी बात, जितनी भाषा है जो भी आपने सुनाया अभी तक, ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो उन्होंने इंटरनलाइज कर लिया है कि हम ये चुनाव कहीं ना कहीं हार रहे हैं। ममता के भाषा में, सेंटेंसेस में कॉन्फिडेंस की सख्त कमी है। वरना ये सब चीजें बोल देना कि ईवीएम आपने फिक्स कर दिया, अरे भाई हर पार्टी दावा करती है। कौन पार्टी? आपने नहीं दावा किया कि ये बंगाल में एसआईआर के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा कि आपने ईवीएम में फिक्स कर दिया है या ईवीएम में गड़बड़ी किया या आपने छापा वोटिंग किया है। देखिए, मुझे इस बात से कॉन्फिडेंस आया है कि जब कल अमित शाह ने, कल भी जब अमित शाह जी ने बोला कि बंगाल के टीएमसी के गुंडे पहले राउंड में बाहर नहीं आए, और उनको मैं चेतावनी देता हूं कि अगले राउंड में भी, दूसरे राउंड में भी मत आना, नहीं तो उल्टा लटका करके सीधा करना मुझे आता है। ये एक कॉन्फिडेंस की भाषा थी। आप इसे कह सकते हैं कि ये धमकी है, जो कुछ भी कह सकते हैं, या पॉलिटिकल धमकी के तौर पर, लेकिन ये तब भाषा होती है जब दो कारणों से है। एक तो अपने काडर को उत्साहित करने के लिए, ताकि जो बंगाल में उनमें डर पैदा कर देती थी टीएमसी के। आपने देखा कल जाकर के किस प्रकार से एक बीजेपी के कैंडिडेट को दौड़ा करके मार रहा है। कायदे से होता तो पुलिस को उस पर गोली चलानी चाहिए थी। उसने आगे क्या बोला है पता है आपको? बयान में, बयान में निकलवा लीजिए, है तो दिखाता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तो पोलिंग बूथ पे गया तो पूछ रहे लोग कि क्या पुलिस नहीं थी? उन्होंने पुलिस भी थी, सीआरपी भी थी। फिर बोले बस वो वहीं रह गए, कोई बचाने मुझे नहीं आया, उनको बचाने कोई नहीं आया। आप तो सेंट्रल फोर्सेस की लोग हैं। उन्होंने दोनों का नाम लिया। मैंने कहा ना कि आप ये सोचिए कि जब सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर लगी हुई है, तब तो ये स्थिति है। ठीक है, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां डर का माहौल नहीं होता, यही डर का माहौल है। और क्या डर का एक माहौल कांग्रेस होता का बयान आपको, अधीर रंजन चौधरी ही कांग्रेस है बंगाल में, मोटा मोटा मान लीजिए आप। तो अधीर रंजन चौधरी का बयान सुनिए। ये कह रहे हैं कि ये जो वोट पड़ा है ये सत्ता विरोधी वोट है। ये एक सेंस में उनको कहना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि वो तो सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि इनका कोई स्टेक नहीं है सरकार, मतलब सत्ता में आने का कोई ऐसा उनको भी नहीं लगता, मुझे कोई गुमान है, तो इसीलिए इनकी बात को हम मान सकते हैं कि थोड़ा रैशनल, इनसे थोड़ा रैशनल रिएक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सुनते हैं अधीर रंजन चौधरी को। बंगाल के चुनाव में इस बार खासकर जो मेरे इलाका है, आम लोगों की सुबह से हर बूथ पे भीड़ उमड़े हुए देखा मैंने। ये तो अभूतपूर्व है। भारी संख्या में महिलागण चुनाव में भाग लिए और ये मुझे अच्छा लगे। चुनाव में जो इससे फीसदी जो वोट हुई है, इसमें एक तो सत्ता विरोधी लहर की असर है, दूसरे एसआर के चलते आम लोगों की जहन में जो डर और लोगों में एक शंका पैदा हुई थी कि अगर हम लोग चुनाव में शामिल ना होंगे तो न जाने बाद में हमारे जो नागरिक अधिकार, वो अधिकार हमें नहीं मिलेंगे, नागरिक अधिकार से हम वंचित रह जाएंगे। ये डर सता रहे थे। दोनों मिलकर इतने सारे फीसदी लोग चुनाव में शामिल हुए थे। चुनाव ये सत्ता विरोधी लहर है जो जिसका वोट बढ़ा हुआ लग रहा है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी। ममता बनर्जी को डर तो है ही, बीजेपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, बीजेपी ये चुनाव जीत भी सकती है, बिल्कुल जीत सकती है, कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को। तो ये डर तो साफ है ममता बनर्जी में।
लेकिन जब शिवेंदु अधिकारी ये बोलते हैं कि जो अगर जो है हम सत्ता में नहीं आए तो जो है वहाँ सनातन खत्म हो जाएगा, तो भी डर साफ दिखाई देता है। तो दोनों साइड डर है कि आखिर इस चुनाव में होगा क्या, दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं। तो ममता बनर्जी का डर बिल्कुल स्वाभाविक है, बीजेपी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और वो आगे भी चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं, तो ये डर तो स्वाभाविक है। एक बात अभी पीछे हम लोगों ने शुरू की थी, वो कंप्लीट नहीं हो पाई कि ये कांग्रेस और लेफ्ट और स्पेशली लेफ्ट, उसको ये लगता है कि वो तो मतलब चाह रहे हैं कि ममता बीजेपी आ जाए सत्ता में, ममता बनर्जी तो हारे तो हम उठ खड़े हो पाएंगे। अभी वरना अभी की स्थिति में तो ना हम विपक्ष के लायक ना सत्ता के लायक, तो वो ये चाह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी का जाना और टीएमसी का खत्म होना या कमजोर होना बहुत जरूरी है अगर हमें वहां पर सरवाइव करना है। तो मैंने जो बात की, मुझे लेफ्ट के लोगों में ज्यादा उम्मीद दिखाई दी कि ममता जाए तो शायद हम खड़े हो पाए। सर मुस्लिम लीग से भी ज्यादा लीगी पार्टी ममता बनर्जी हो गई है। पूरा मुसलमानों का एक चंक वोट जो था वो सीपीएम को मिला करता था, पूरा का पूरा वोट शिफ्ट कर गया है। कभी जब तक ये वोट सीपीएम के पास दोबारा नहीं लौटती है तब तक ये संभव नहीं है। और ये तभी संभव है जब टीएमसी का खात्मा। लेकिन टीएमसी कितनी कमजोर हो जाएगी जो लोग जो 15 साल से सत्ता में है। मैं एक बात कह रहा हूं विजय जी, मतलब इस चुनाव में हार जाए मान लीजिए टीएमसी जी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि टीएमसी खत्म होने वाली है। नहीं, बिल्कुल नहीं, खत्म नहीं होने वाली। और लेफ्ट का बीजेपी की तरफ मूवमेंट जो है वो पिछले चुनाव में हो गया था, हम लोग भूल जाते हैं। 2021 के चुनाव का पश्चिम बंगाल का, मैं वहाँ था। अच्छा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में नारा था पहले वाम फिर राम। यदि आपको लेफ्ट पार्टी को वोट नहीं देना है या वहाँ पे लेफ्ट का कैंडिडेट नहीं है तो बीजेपी को वोट दें। अच्छा, लेफ्ट वाले नारे लगा, लेफ्ट वाले नारे, मतलब नारे का मतलब एक मैसेज कम्युनिकेट किया गया था। और अब उससे भी कमजोर स्थिति में आ गए हैं, तो उनकी लड़ाई तो बीजेपी से है नहीं। बीजेपी से क्या करना, ममता बनर्जी के पास सारा वोट है ना, तो ममता बनर्जी को हराना कांग्रेस की भी जरूरत है और लेफ्ट की भी जरूरत है। तो वो ये कर सकते हैं कि उनका वोट, इसीलिए हमने पहले कहा कि वो 5-7% वोट जो है वो बीजेपी को बढ़ सकता है, जो लेफ्ट का और कांग्रेस का है। और इसमें कोई बहुत ऐसी आशंका वाली बात नहीं लग रही, क्योंकि उनको अपना अस्तित्व बचाने के लिए जरूरी है कि ममता बनर्जी आउट हो। बीजेपी से कोई उतनी बड़ी लड़ाई उनके साथ फिलहाल अभी नहीं है। ममता बनर्जी को आउट करेंगे तभी उनका वोट जो है वो वापस आ सकता है। लेकिन इसमें बीजेपी की एंट्री से ये समझिए आप कि ये बात बार बार कही, अभी प्रोफेसर साहब ने भी बात की, वो बिल्कुल ठीक बात कही है कि बीजेपी ममता बनर्जी के पास मुस्लिम वोट आ गया, लेकिन कब आया वोट ये भी देखिए आप। 2011 के चुनाव में ममता बनर्जी आ जाती हैं, तृणमूल कांग्रेस की पार्टी सरकार बना लेती कांग्रेस के साथ, लेकिन उस समय 51% वोट ममता बनर्जी को मिला मुसलमानों का, तब बीजेपी नहीं थी। जैसे ही बीजेपी की एंट्री होती है 2016 में, वो तो वोट बढ़ के 70% हो जाता है। तो बीजेपी के डर से मुसलमान वोट बटने की बजाय एक तरफ हो जाता है, वो ममता बनर्जी हो, वो लेफ्ट हो, वो कांग्रेस हो, समझ गए। बीजेपी जब नहीं थी तो मुसलमान वोट पटा हुआ था वहां पे, 50% वोट लेफ्ट और कांग्रेस को मिल रहा था और यहाँ मिल रहा था। तो इसलिए ये कहना कि केवल उनके पास गया तो अब तो मुसलमान वोट यूनाइटेड ही रहेगा, लेकिन वहां रहेगा जो ऑपोजिशन में सबसे मजबूत रहेगा। हाँ, और वो सबसे मजबूत ममता बनर्जी, फिलहाल टीएमसी रहने वाली है। लेकिन एक चीज जोड़ देना चाहता हूं विजय जी, जो पावर शिफ्ट हुआ सीपीएम से ममता टीएमसी में, उसमें मुसलमानों का इन ब्लॉक वोटिंग जो है वो टीएमसी के लिए आप देखेंगे कि 2011 में तो 50% वोट मिला है सर। हाँ, मैं वो चीज, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। उससे पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को नहीं होता था, एक तरफा वोटिंग पड़ता था, सीपीएम को पड़ा।